इस साल दुनिया के सबसे बड़े चुनाव भी होने वाले हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, हर पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने यह तो बता दिया कि मोदी की गारंटी पर जनता का राज्य के स्तर पर भरोसा कायम है। लेकिन 2014 और 2019 के बाद इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए आसान होगा या मुश्किल, देखिए। मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हाल ही में खत्म हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर और देश के प्रधानमंत्री ने जब मोदी की गारंटी का भरोसा दिलाया तो 5 में से 3 राज्यों के वोटर उनके साथ हो लिए। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन तेलंगाना में हार हुई। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। साल की शुरुआत में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में जीत मिली तो मिजोरम में हार हुई। यानी ज्यादा खुशी लेकिन थोड़ा गम भी रहा। जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। नरेंद्र भाई मोदी। बीजेपी के लिए असल चुनौती 2024 में है। क्या बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? दावा 400 से ज्यादा सीटों का है, दावा 50% से ज्यादा वोट शेयर का है, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये 3 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये तय कर दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। चुनौती है कि पहली बात, जिन राज्यों में वो अधिकतम पर है वहां अधिकतम से ज्यादा नहीं जा सकती, लेकिन जिन राज्यों में सहयोगियों के साथ बढ़ी थी, इस बार वो सहयोगी उसके साथ नहीं है। बिहार में जनता दल यू आरजेडी के साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पंजाब में अकाली दल से उसका गठबंधन नहीं है। तमिलनाडु में एआईडीएमके उसके गठबंधन से बाहर है। और केरल में, तेलंगाना में और आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी का वो जनाधार नहीं है जो उत्तर भारत में है। कर्नाटक में उसका बेस है, लेकिन कर्नाटक में इस समय जिस तरह कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन किया है, तो क्या पुराना भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी प्रदर्शन कि 28 में 26 सीटें आ जाएं उसकी, 25 और +1? तो ये चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। बीजेपी के सामने चुनौती दक्षिण के राज्यों में अपनी जड़ें जमाने की है। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से फिलहाल बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, 25 कर्नाटक में और 4 तेलंगाना में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत तो मिली, लेकिन दक्षिण के कई राज्यों में खाता तक खुल नहीं पाया। ऐसे में इन 130 सीटों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परचम लहराया है, उनमें 65 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे,
बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में भी जादू बरकरार रखना होगा। 2019 में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23 और गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी। यही सवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? क्या एक बार फिर बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही मैदान में उतरेगी या फिर बीजेपी के पास प्लान बी भी है? याद रखना होगा कि पीएम मोदी 73 साल के हो चुके हैं। बीजेपी का खुद का बनाया नियम है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा मोदी के बाद कौन? इस सवाल का जवाब तलाशना बीजेपी के लिए भी चुनौती होगा। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 19 के विजय से 24 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल नहीं। 6 महीने पहले लक्ष्य कोई तय नहीं कर सकता, परंतु मैं निश्चित रूप से मानता हूं जिस बेस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बेस हमारा काफी स्ट्रांग है और जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका न केवल भारत, दुनिया में कोई सानी नहीं है। सबसे सफल नेतृत्व में हम लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी तस्वीर बदली हुई है। 2019 की तरह इस बार बीजेपी के साथ न महाराष्ट्र में शिवसेना है, न पंजाब में अकाली दल है और न ही बिहार में जेडीयू। दक्षिण में बीजेपी और उसके अधिकतर सहयोगियों की बड़ी अपील भी नहीं है। 2024 में अप्रैल मई में चुनाव है, लिहाजा सियासत के तमाम रंग दिखने शुरू हो गए हैं। कौन कितने पानी में है, किसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकतें हैं, ये सब आंका जा रहा है। लेकिन जनता के कटघरे में सब हैं, बीजेपी भी और इंडिया गठबंधन भी। 2023 में इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हुई, लेकिन जो सवाल 2023 में चुनौती बनकर खड़ा था वो सवाल 2024 में भी सामने है। और बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार, 100 पार हुआ था। कई घर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार, वो 100 200 पार होगा, नहीं होगा। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। मायूसी या नाराजगी आप हुई क्या बैठक के बाद? आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर इंडिया? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी, ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक डाउन करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए पिछले 7 महीने से एक समूह तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं, लेकिन हाथ मिलने के बावजूद न मत मिल रहे हैं न मन। लोग वजन करने से निश्चित लोग निर्णय घेर सकते। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। परिवर्तन करना होगा और देश को बचाना होगा, जो इतिहास हमारा रहा है इसको बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र जो खतरा में है उसको बचाना होगा, तो नीतीश कुमार जी को आना होगा। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई तो कुछ नाराज होकर निकल गए, कुछ बिना बताए, कुछ सामने ही नहीं आए। लिहाजा इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौती 2023 में थी वो 2024 में बरकरार है। जब अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बाकायदा पूरा दिल मिला के चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर कराएं, जो भी है।
नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और लेफ्ट बिहार में दिल मिला के चुनाव लड़े। ममता बनर्जी और कांग्रेस और लेफ्ट अगर आता है तो वहां भी दिल मिला के चुनाव लड़े। जब एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस मिल करके दिल मिला के जब चुनाव लड़ेंगे तब वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगर खाली नाम के लिए कैंडिडेट खड़ा हो गया, आप अपने कैंडिडेट के लगे हुए, दूसरे को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या दूसरे को हराने में आप लगे हुए हैं, जो होता है, तो फिर ढाक के 3 पार। नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन का चेहरा कौन होगा? मोदी हटाओ के अलावा क्या कोई दूसरा ब्लूप्रिंट है? क्या सीट शेयरिंग का कोई ठोस फार्मूला गठबंधन के पास है? हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन मजबूती के लिए क्या कर रहा है? सीट शेयरिंग लेके ही इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के मतलब प्रतिपक्ष सोचा था कि एक इंडिया बनाए, एक ऐसे अलायंस बनाए जो मोदी जी के मतलब टक्कर देंगे, और उस समय ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे ये सुझाव दिया था कि 1:1 करो। 1:1 सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा? क्योंकि हर पार्टी का अपने अपने जगह में ताकत है, वहां कम से कम कोई ऐसे चुनाव हम ना लड़े आपस में, तो उसमें वोट कटता है और भाजपा का फायदा होता है। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अभी और तो कुछ महीने बाकी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ही कम्युनिस्ट और कांग्रेस अभी भी अलायंस करके हैं, और वही कांग्रेस और कम्युनिस्ट इंडिया में मोदी जी के खिलाफ है और पश्चिम बंगाल में वो ममता के खिलाफ है। तो कैसे हो सकता है 1:1 अलायंस? अगर आप नो टू मोदी, नो टू बीजेपी, इसमें अगर आप 1:1 नहीं होंगे तो वो नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़गे का नाम सामने किया। कोई आवाज मुखालिफत में तो नहीं आई, लेकिन सब ने खुलकर समर्थन भी नहीं किया। खड़गे खुद ही पीछे हट गए। सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मुद्दों पर गठबंधन के साथी साथ भी हैं और खिलाफ भी। जिन मुद्दों से पार्टियों का भविष्य तय हो सकता है, उन पर साथ नहीं है। महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर साथ है, सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं। 100 से ज्यादा सांसदों के निलंबन पर सब साथ है, लेकिन साझा रैलियों पर साथ नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ हर मुद्दे पर सारे साथ हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर स्थिति क्या है, साफ नहीं। एनडीए में कुल 38 दल हैं और लोकसभा के 332 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल हैं और लोकसभा में 141 सांसद हैं। 2019 के चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन को 38% वोट मिले, जबकि एनडीए गठबंधन को 45%। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। 2023 की कहानी 2024 में बदलने की उम्मीद लेकर रोज सियासी चौसर के नए दांव आजमाए जा रहे हैं ताकि सफलता मिल सके। अलग अलग तरीकों से लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सीट शेयरिंग के सवाल पर कौन झुकेगा, कौन मानेगा, कौन रूठेगा और कौन मनाएगा।